एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। आज की हमारी क्वेश्चन बैंक होने वाली है इतिहास कक्षा 12वीं 2021-22 की। अभी तक फ्रेंड्स हमने हमारे बहुत ज़्यादा चैप्टर्स निपटा लिए हैं। अब सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स ही हमारे रहे हैं, जिसके बाद हमारी पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगी। हमने राजा, किसान और नगर से लेकर औपनिवेशिक शहर तक के सारे क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देख लिया है। अब हमें सिर्फ 3 चैप्टर और मानचित्र ही देखना है, यानी कि इन दिस वीडियो हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका पार्ट 1 होगा, ओके। उसमें इसका आधा सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर पार्ट 2 आएगा, उसमें आधा सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद विभाजन को समझना, संविधान निर्माण और मानचित्र, ये 3-4 वीडियो और इन चैप्टर्स पर आने वाले हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो पूरा चैप्टर है ये पूरा 10 मार्क का है, ओके। तो इससे आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चन को देखते हैं भाग 1 में। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। जिसका फर्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फिरोज शाह, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या हेनरी? तो राइट आंसर रहेगा स, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925, 1928, 1932 या 1935? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर रहेगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। थर्ड क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? कलकत्ता अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में, अहमदाबाद अधिवेशन में या मुंबई अधिवेशन में? तो राइट आंसर रहेगा मुंबई अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा लगाया। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये नारा किसने लगाया था, ओके। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो राइट आंसर रहेगा इसका रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद सविनयम अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? जो सविनयम अवज्ञा आंदोलन था उसका आरंभ किसने किया था? गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अबुल कलाम ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो राइट आंसर रहेगा गांधी जी ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के नाम से जाने जाते थे। जो लाला लाजपत राय थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो उनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा पंजाब केसरी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, चोरी चोरा हिंसक घटना के परिणाम स्वरूप स्थगित किया गया। कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो था वो स्थगित किया गया था, यानी कि उसको रोका गया था, असहयोग आंदोलन। उसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में पार्टी की स्थापना की। इलाहाबाद में कौन सी पार्टी की स्थापना की? तो कांग्रेस खिलाफत, क्या आएगा? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ओके। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो रिक्त स्थान के स्थान पर लिखना है आपको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, महात्मा गांधी का पूरा नाम था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास। उनके पिता का नाम था करमचंद्र। तो इस तरीके से उनका पूरा नाम बना मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था तीसरे गोलमेज सम्मेलन में? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है इसी का, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपको बताना है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, ओके। उसके बाद 7 नंबर है, धरसाना कांड का नेतृत्व किया। जो धरसाना कांड था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू। जो सरोजनी नायडू है उन्होंने। साथ में मणिकलाल गांधी करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी इसका नेतृत्व किया था, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई 16 अगस्त 1932 ईस्वी में, ओके। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई। उसके बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। कब बनाया? तो 22 दिसंबर को उन्होंने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में
लिंग मुक्ति दिवस मनाया। ओके, तो ये इसका आंसर था। तो इस तरीके से रिक्त स्थान की पूर्ति भी कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ेंगे सही जोड़ियों की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विपिन चंद्र पाल। तो जो विपिन चंद्र पाल थे उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध था बंगाल से। तो राइट आंसर रहेगा बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध था केसरी से। ओके, उसके बाद लाला लाजपत राय। ओके, तो उनका संबंध किससे था? उनका संबंध था पंजाब से। ओके, उसके बाद मोहम्मद शौकत अली, आपने नाम सुना होगा मोहम्मद शौकत अली। तो ये किसके नेतृत्व थे? खिलाफत आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो सुभाष चंद्र बोस यानी कि आज़ाद हिंद फौज, नाम लेते ही समझ आ जाता है। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि खुदाई खिदमतगार। ओके, तो इस तरीके से सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं सत्य असत्य की। सबसे पहला प्रश्न है असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में चलाया गया था। तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाने जाते थे। तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। फिर थर्ड है फोर्थ है गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो जी नहीं, इसका आएगा असत्य। गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। उसके बाद हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 5 है ब्रिटेन के लेबर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। तो जी हाँ, सत्य। उसके बाद 6 क्वेश्चन है चंपारण और खेड़ा में अंग्रेजों के विरुद्ध किसान आंदोलन था। तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। ओके, तो इस तरीके से सत्य सत्य भी कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ, जिसमें हमें एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है लखनऊ समझौता कब हुआ था? ओके, तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। सन 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। सेकेंड, किस दिन भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? किस दिन भगत सिंह ने बम फेंका था? तो वो दिन था 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने महात्मा गांधी की आत्मकथा। सॉरी, यहाँ पर एक प्रश्न छूट गया है। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो वो नाम है हिंद स्वराज। क्या नाम है? हिंद स्वराज। उसके बाद अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो ये प्रस्ताव उन्होंने 1929 में ही दिसंबर के महीने में पारित कर दिया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। ओके, उसके बाद असहयोग आंदोलन का कोई एक कार्यक्रम लिखिए, यानी कि असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो आंसर क्या आएगा? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ओके, ये आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, चलिए इस तरीके से एक शब्द और एक वाक्य में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे 2 अंकी प्रश्नों की। तो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? जो दांडी यात्रा निकाली गई थी उसका क्या उद्देश्य था? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप आंसर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दांडी यात्रा ये महात्मा गांधी ने नमक यात्रा यानी कि दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। अब देखते हैं इसका उद्देश्य। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना, क्योंकि नमक कानून के अंतर्गत क्या था कि ब्रिटिश राज के समय भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था, बल्कि उन्हें इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए कई गुना ज़्यादा पैसे देने होते थे। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था, यानी कि क्या हुआ था उस टाइम पर नमक बनाने के लिए भारतीयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब नमक तो एक सबसे मेन चीज़ है, हर जगह इस्तेमाल होती है, और अगर नमक नहीं होगा तो कैसे भारतीय अपना भोजन करेंगे? तो इसलिए
ये गांधी जी ने सोचा और उन्होंने सोचा कि अब क्या करते हैं, हम एक दांडी यात्रा करते हैं और उसके माध्यम से इस नमक कानून को तोड़ते हैं। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ दांडी यात्रा शुरू की। 3 हफ्तों के बाद 6 अप्रैल 1930 को वे अपने गंतव्य स्थान पहुंचकर दांडी यात्रा की समाप्ति हुई। तो ये थी दांडी यात्रा और इसका होने का उद्देश्य। ओके, तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए और ये क्यों विफल हो गए। तो देखते हैं सबसे पहले तो गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए और फिर इनके अनसक्सेसफुल होने का क्या रीज़न था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नमक यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा। यानी कि जब गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा दांडी यात्रा के माध्यम से, तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा, ऐसा अंग्रेजों को लग गया। तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजों ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। तो गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए कि जब अंग्रेजों को लगा कि अब भारत में उनकी सत्ता नहीं चल पाएगी, भारतीयों को भी सत्ता में हक देना पड़ेगा, तब संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए 1930 से 1932 में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। ओके, जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो देश के प्रमुख नेता उसमें शामिल नहीं हुए थे। ओके, इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। साथ ही अन्य दूसरे सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहे। तो गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल रहे, क्योंकि इसमें देश के जो प्रमुख नेता थे वो भी शामिल नहीं हुए थे और बाद में जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुए उनमें सांप्रदायिक समस्या उत्पन्न हो गई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 3 है, रोलेट एक्ट पर संक्षिप्त जानकारी दीजिए। जो रोलेट एक्ट था वो क्या है, ये हमें बताना। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोलेट एक्ट काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये जो एक्ट था इसे काला कानून भी कहते हैं। 1919 में इस एक्ट की स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो प्रेस पर प्रतिबंध, कुछ भी छापने से उसे रोक दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति, और कहा था कि अगर किसी पे भी संदेह हो रहा है तो उसे कारावास में डाल दो। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। ओके, ये भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था उसको कुचलने के उद्देश्य से ये पूरा कानून बनाया गया था। ये जो कानून था ये सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। ओके, तो इसीलिए इसे काला कानून भी कहा गया। तो यही है रोलेट एक्ट जो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी अध्यक्षता की थी? सर सिडनी रोलेट एक्ट ने। ओके, तो ये इसका आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 4 है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। जो साइमन कमीशन भारत लाया गया था, यह आया था, वो क्यों आया था, इसका क्या रीज़न था, देखते हैं इसके आंसर को। देखो, साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ये जो कमीशन था ये श्वेत सदस्यों वाला कमीशन भी इसे कहा जाता है। श्वेत सदस्य मतलब इसमें सारे के सारे गोरे अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य था ही नहीं। साइमन कमीशन इंग्लैंड से भेजा गया था। ओके, यह भारत में उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए आया था। इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉन साइमन, और उन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन। इस कमीशन का भारत में घोर विरोध हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय तो शामिल था ही नहीं। अब गोरे अंग्रेज क्या करेंगे, हमारे नुकसान की ही बात करते रहते थे वो हमेशा। तो इसलिए भारत में इसका घोर विरोध हुआ। सभी राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया और सारे देश में क्या नारे लगाए गए? साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो ये था साइमन कमीशन जो कि 1928 में आया था, जिसमें सारे के सारे श्वेत लोग थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और ये उपनिवेश, भारत में उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल, यानी कि अंग्रेज की जो कंपनी यहाँ पे लगी हुई थी वो किस तरीके से काम कर रही है उसकी जांच पड़ताल के लिए ये कमीशन भारत आया था, इंग्लैंड की तरफ से भेजा गया था। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, खिलाफत आंदोलन क्या है? तो देखते हैं खिलाफत आंदोलन क्या था। देखिए, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। जिस नाम से स्पष्ट है, ये एक मुस्लिम संप्रदाय का आंदोलन था जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। कब चल रहा था ये? 1919 से 1920 के टाइम पर। इस आंदोलन की निम्न मांगे थी। ये जो खिलाफत आंदोलन था, इसकी बहुत सारी मांगे थी, जिसमें पहली मांग थी कि पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण होगा। यानी कि जितने भी ऑटोमन साम्राज्य, ना आपने पढ़ा होगा 9th-10th में ऑटोमन साम्राज्य के बारे में, तो वहाँ के जितने भी इस्लामी पवित्र स्थान थे, ओके, वहाँ पर किसका? खलीफा का नियंत्रण होगा। तो सबसे पहले इनकी मांग ये थी। सेकेंड, जोश उत अरब, यानी कि इसमें ये किसको कहा जाता है? अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन, जो कि इस्लामी संप्रदाय के अधीन रहेंगे। ये जो कंट्री थी, ये किसके? इस्लामी संप्रदाय के अधीन रहेगी। ये इनकी दूसरी मांग थी। तीसरी, खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। और तीसरी मांग ये थी कि खलीफा के पास इतना एरिया होना चाहिए कि वह अपने इस्लाम को सुरक्षित रखने पर, या सुरक्षित, उसे विश्वास हो जाए कि हाँ, इस्लाम सुरक्षित है। तो ये खिलाफत आंदोलन था और उसकी निम्नलिखित शर्तें थी। तो ये इसकी शर्तें हैं और ये आंसर जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 6, बाल लाल पाल कौन थे? इनकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका थी? जो बाल लाल पाल के नाम से 3 प्रमुख नेता थे, उनका पूरा नाम बताना है और साथ में जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, उन्होंने उसमें क्या अपनी भूमिका निभाई, क्या योगदान दिया, ये बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बाल लाल पाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। इनका पूर्ण नाम इस प्रकार से है। बाल से तात्पर्य है महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद पाल से तात्पर्य है बंगाल के विपिन चंद्र पाल। उसके बाद लाल से तात्पर्य है पंजाब के लाला लाजपत राय। तो ये जो तीनों प्रमुख नेता थे, इन्हें शॉर्ट में बाल, पाल और लाल कहा जाता है। अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन तीनों नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। इन तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता है। ये तीनों का जो जोड़ है, ये बताता है कि उन्होंने अखिल भारतीय संघर्ष में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। इन नेताओं ने औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया था, यानी कि ये शांति से बात करने वाले नहीं, जबकि लड़ाकू तरीके से इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। वहीं लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति ने परे भारत में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध लोगों को आंदोलित किया था। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, तो इसके विरुद्ध लोगों को आंदोलित, यानी कि आंदोलन करने के लिए भी इन्होंने प्रेरित किया था। और इस प्रकार भारतीय संग्राम में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये इसका आंसर होने वाला है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, बारदोली आंदोलन का क्या महत्व है? जो बारदोली आंदोलन हुआ था, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या भूमिका है, ये हमें बतानी है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बारदोली सत्याग्रह या फिर बारदोली आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी आंदोलन रहे, उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आंदोलन बारदोली आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह रहा। ये जो आंदोलन था, ये सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में लगाया गया था। यानी गवर्नमेंट ने, कौन? अंग्रेजों ने 30% जो था वो कर, यानी कि टैक्स को बढ़ा दिया था। इसके विरोध में ये आंदोलन चला था। बारदोली के जो मेड़ता बंधु थे, कल्याण जी और कुंवर जी, उन दोनों की जोड़ी थी, तथा दयाल जी ने किसानों के समर्थन में 1922 ईस्वी में इस आंदोलन को चलाया था। तो किसने चलाया इसको? मेड़ता बंधु किसको बोलते हैं? कल्याण जी और कुंवर जी, और साथ में दयाल जी जो थे, उन्होंने किसानों के समर्थन में 1922 ईस्वी में इसे चलाया था, क्योंकि किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स थोप रहे थे अंग्रेज। बाद में इसका नेतृत्व जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सूरत, जो कि गुजरात में स्थित है,
के बारदोली तालुके में 1920 ईस्वी में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में केवल कुलम्बी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने ही नहीं बल्कि काली पराज काले लोग जनजातियों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। तो ये पाटीदार यानी कि हमसे ही संबंधित आंदोलन था। ओके, सरकार द्वारा यह नियुक्त न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने मामले की जांच की और बढ़ोतरी को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी आवाज़ उठाई तो जो न्यायिक अधिकारी थे ब्रूमफील्ड और राजस्व अधिकारी थे मैक्सवेल, उन्होंने इसकी जांच की और बाद में जो कर 30% लगाया गया था उसे कम कर 6.03% किया। आंदोलन के सफल होने पर वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। ओके, तो तभी से सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली। तो ये था पूरा बारदोली आंदोलन जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आंदोलन था। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 8, चरखे को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्यों चुना गया। जो चरखा है उसे राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया था, तो उससे क्यों बनाया गया, क्यों चुना गया, ये हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी चरखे को आदर्श समाज के प्रतीक के रूप में देखते थे। जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उनका ये कहना था कि जो ये चरखा है ये एक आदर्श समाज का प्रतीक है। वे प्रतिदिन क्या करते थे, अपना कुछ समय चरखा चलाने में जरूर व्यतीत करते थे। कौन? महात्मा गांधी। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक इसलिए चुना गया क्योंकि यह मानव श्रम तथा उसके महत्व का प्रतीक था। देखो, कोई भी राष्ट्र किससे बनता है? मानव से, यानी कि मनुष्य से। और उस मनुष्य की क्या सबसे मेन चीज़, किस चीज़ की अहमियत होती है? उसके श्रम की, उसके काम की। तो ये जो चरखा था ये कहीं ना कहीं मानव श्रम को दर्शाता था, उसके महत्व को दर्शाता था। इसीलिए इसे राष्ट्र प्रतीक या राष्ट्रवाद का प्रतीक चुना। गांधी जी का मानना था कि आधुनिक युग में मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हरा दिया है, इसने गरीबों के रोजगार छीन लिया है। गांधी जी के अनुसार मशीनों के प्रयोग से धन का भी कुछ हाथों में ही केंद्रीकरण होता जा रहा है। इसे रोकने के लिए मानव श्रम आवश्यक है। इसलिए उस टाइम पर चरखे को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी क्योंकि आधुनिकीकरण का दौर धीरे धीरे शुरू होने लग गया था, जिसकी वजह से लोगों का रोजगार छिन रहा था और जो कुछ लोगों के पास मशीनें थी वहीं कहीं ना कहीं पूंजी के मामले में पावरफुल होते जा रहे थे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक चुना गया। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। यानी कि जो उस टाइम पर किसान थे वो महात्मा गांधी को कैसे देखते होंगे। जब महात्मा गांधी देश के लिए इतना कुछ कर रहे थे तो किसानों के लिए वो किस तरीके से, किसान उन्हें किन नज़रिए से देखते थे, इसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसानों को गांधी जी से अद्भुत लगाव था। यानी कि उस टाइम के जो फार्मर्स थे वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि गांधी जी जो थे वो आम जनता की तरह ही धोती पहनते थे और उनके समान भाषा बोलते थे और रहते भी थे। आपको पता होगा जैसे कि दूसरे जो नेता थे कुछ सूट बूट में रहते थे, अंग्रेज भी सूट बूट में रहते थे, तो जो गांधी जी थे वही क्या करते थे, धोती पहनते थे। ओके, जिसकी वजह से किसानों को उनसे लगाव था। इसलिए किसान गांधी जी को विभिन्न रूप में देखते थे। उन्हें गांधी बाबा कहते थे, गांधी महाराज कहते थे, कभी कभी महात्मा कहते थे। जैसे अलग अलग नामों से गांधी जी को भारतीय किसान देखते थे। और भारतीय किसान के लिए जो गांधी जी थे ना, वो एक उद्धारक के समान, यानी कि उनके जीवन के उद्धारक जो होते हैं उनके समान वे मानते थे, जो उनकी करों और दमनात्मक अधिकारियों से उनकी रक्षा करने वाले थे। क्या वो ये सोचते थे कि गांधी जी जो है वो हमें करों से यानी कि टैक्स से बचाते हैं और जो भी ऐसी नीतियाँ आती है जो हमारे खिलाफ है उनसे हमारी रक्षा भी करते हैं। गरीबों विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती चरखा जैसी प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत मिल मिलता था। यानी कि गांधी जी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जो बिल्कुल सामान्य थी, इसलिए लोग उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित होते थे और उन्हें अपने जैसा समझते थे, जिसकी वजह से किसान भी गांधी जी को बहुत लगाव हो गया था। अंततः किसान महात्मा
गांधी को अपना मसीहा, यहाँ तक कि मसीहा बोलते थे, लोकोपकारी यानी कि दूसरे के ऊपर उपकार करने वाले तथा चमत्कारी शक्ति संपन्न महापुरुष मानते थे। और जो लोग कम पढ़े लिखे थे वो ये समझते थे कि, या पढ़े लिखे नहीं थे वो, कि गांधी जी एक चमत्कारी पुरुष है। तथा किसानों का मानना था कि ईश्वर ने उन्हें किसानों के कष्ट दूर करने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। तो इतना लगाव था किसानों को गांधी जी से। आई होप आप समझ गए होंगे कि उस टाइम के जो फार्मर्स थे वो किस हद तक गांधी जी को पसंद करते थे। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 10, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या था? यानी कि उस टाइम पर एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, वो क्या है, हमें ये समझना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ओके, अब इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सके। यानी कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसने बताया, कांग्रेस और मुस्लिम को राजी करने की कोशिश की गई कि हम एक ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे जिसके भीतर जो भारत के जो छोटे छोटे प्रांत हैं उनको स्वायत्तता यानी कि आज़ादी तो मिले लेकिन वो सीमित रहेगी। कैबिनेट मिशन का ये जो प्रयास था ये विफल रहा, क्योंकि न कांग्रेस ऐसे चाहती थी न मुस्लिम लीग। हमें तो क्या थी, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी। वार्ता टूट जाने के बाद, जब ऐसी जो वार्ता कैबिनेट मिशन और मुस्लिम लीग और साथ साथ में कांग्रेस के साथ चल रही थी, वो टूट जाने के बाद पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया गया। यानी कि जब वार्ता टूट गई तो जो मुस्लिम लीग थी उसने क्या कहा कि हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए। ओके, तो इसी मांग के समर्थन में एक दिवस मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ओके, तो इसे ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहा जाता है। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 11 है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? क्या मीनिंग होता है सत्याग्रह का, हमें ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। ओके, सत्य का आग्रह, सत्य को पकड़े रहना अर्थात उसके साथ अहिंसा को मानना। यानी कि सत्याग्रह का मतलब है कि सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए लड़ाई करना, सत्य को हमेशा पकड़ते रहना। लेकिन वो लड़ाई कैसी रहेगी? अहिंसा, जिसमें कोई भी हिंसा न हो। जैसे गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए वो एक तरीके से क्या थे, सत्याग्रह थे, क्योंकि उनमें हिंसा नहीं थी। ओके, बारवेली सत्याग्रह इसीलिए कहा गया क्योंकि उसमें हिंसा का प्रयोग नहीं हुआ था। तो ये है सत्याग्रह का रियल मीनिंग। ओके, तो ये इसका आंसर होने वाला है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारे भाग 2 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए और ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो गए। ओके, अब इसके भाग 3 में जो बड़े यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 4 अंकों वाले, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसे हम पार्ट 2 कहेंगे। ओके, पार्ट 2। और ये जो वीडियो था ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। जल्द ही पार्ट 2 भी मैं अपलोड कर दूंगी। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यहाँ तक कि 75% लोग वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।